সীমান্তে নির্ভয় নির্ভীক। ও আমার দেশ সোনার দেশ, ও আমার দেশ সোনার দেশ। जो कौमें तारीख से नहीं सीखती, फिर तारीख उन्हें वो सबक सिखाती है कि नताइज नस्लें भुगतती हैं। Before the Indian Army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 1971 में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने ही वतन को आग और खून में धकेल दिया था। इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क दो टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही मुल्क के दारुल हुकूमत में हथियार डाले और 90,000 पाकिस्तानी भारत के कैदी बने। I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. इस सानहे की बुनियादों में तवील आमरियत, सियासतदानों की हवीस इक़्तिदार और अय्याश फौजी हुक्मरानों के गलत फैसले शामिल थे। सानहे मशरकी पाकिस्तान के बाद इसकी वजूहात के तयन के लिए 1972 में जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन कायम किया गया। इस कमीशन ने जिन अफराद को सानहे का जिम्मेदार करार दिया, उनसे ना कोई बासपुरस हुई और ना ही इनको कोई सजा मिली। कमीशन ने आइंदा किसी ऐसे सानहे से बचने के लिए जो सिफारिशात पेश की, उनमें से किसी एक पर भी अमल न किया गया, बल्कि इस रिपोर्ट ही को शाया न किया गया। इस रिपोर्ट में हम आपको हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अहम नुकात बताएंगे ताकि आप पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार किरदारों के चेहरे पहचान सकें। नंबर 1, मशरकी पाकिस्तान टूटने की वजूहात क्या थी? नंबर 2, आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तानी फौज के अफसरान बंगालियों से इंतहा दर्जे की नफरत करते थे? नंबर 3, जनरल नियाजी सईदा नामी फहाशा के अड्डे पर वक्त क्यों गुजारते थे? नंबर 4, पाक फौज ने मशरकी पाकिस्तान के नेशनल बैंक सिराजगंज बिराज से 1,35,00,000 रुपए क्यों चुराए? नंबर 5, वो कौन सा आला फौजी अफसर था जो जंग लड़ने के बजाय अपनी अय्याशियों और पान की स्मगलिंग के लिए मशहूर था? हमूदुर रहमान कमीशन ने जनरल जाहिया खान, जनरल नियाजी, जनरल गुल हसन और जनरल मिठा और दीगर आला फौजी अफसरान के लिए क्या सजाएं तजवीज की थी? इन सजाओं पर क्यों कभी अमल ना हो सका? तो चलिए रिपोर्ट के मतन की जानिब। कमीशन अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान टूटने की वजूहात में सबसे पहले अखलाकी वजूहात पर बात करता है। कमीशन लिखता है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि जो गवाहान पेश हुए, इनमें आला सिविल और फौजी अफसरान भी शामिल थे। उनका कहना है कि मार्शल के बायस पैदा होने वाली बदगुमानियों की वजह से फौज में शराब, जिनसी बेरारवी, जायदादों और मकानात के हुसूल की दौड़ की वजह से अफसरों में जंग लड़ने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी, जिससे इनकी पेशावराना अहलियत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। कमीशन ने पेश की जाने वाली शहादतों के तजिए के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फौज के आला अफसरों में अखलाकी जवाल का आगाज 1958 में जनरल अयूब खान की जानिब से लगाए जाने वाले मार्शल्ला से शुरू हुआ। जब 1969 में याहिया खान ने दूसरा मार्शल्ला लगाया तो अखलाकी जवाल में मजीद इजाफा हो गया। जनरल नियाजी अपनी दारदार शोहरत को लेकर मशरकी पाकिस्तान पहुँचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान में सूरत हाल पर काबू पाने के बजाय जनरल नियाजी वहां पहुंचकर पैसा कमाने के लिए पान की स्मगलिंग में मुलव्विस हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज, जो कमीशन के सामने 276वें गवाह के तौर पे पेश हुए, उन्होंने जनरल नियाजी के स्मगलिंग में मुलव्विस होने की गवाही देते हुए कहा कि फौज के जवान कहते थे, जब ये खुद ऐसे कामों में मुलव्विस है तो फिर ये हमें किसी काम से कैसे रोक सकता है? जनरल राव फरमान अली ने भी कमीशन को बताया कि जनरल नियाजी मुझसे इस बात पर नाराज हो गए थे कि मैं स्मगलिंग के कारोबार में इनकी मदद क्यों नहीं करता। कई आला फौजी एहलकारों ने कमीशन को बताया कि जब मशरकी पाकिस्तान में हालात इंतहाई खराबी की तरफ गामजन थे तो कई फौजी अफसरों ने इसे एक मौका समझते हुए सिराजगंज में नेशनल बैंक पाकिस्तान की बिराज से 1,35,00,000 रुपए लूट लिए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मारूफ सहाफी कुतुबुद्दीन की किताब खून और आंसू का हवाला भी दिया है, जिसमें लिखा गया है कि अवामी लीग के गुंडों ने
1 से 5 लाख तक मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामियों का कत्ल किया। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में पाकिस्तानी फौज की जानिब से बंगालियों के साथ किए जाने वाले सलूक का भी जायजा लिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तानी फौज के जर्नलों और जवानों में बंगालियों के खिलाफ सख्त नफरत थी। ढाका में तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कमीशन को बताया कि फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद बंगाली अपने ही वतन में अजनबी हो गए थे। आला बंगाली एहलकारों तक की जान, माल और आबरू महफूज न रही थी। पाक फौज के गवाह ब्रिगेडियर शरीफुर रहमान को, जो कमीशन में पेश होने वाले 269वें गवाह थे, उन्होंने कमीशन को बताया कि जब मैंने फॉर्मेशंस का दौरा किया तो जनरल गुल हसन जवानों से पूछा करते थे कि तुमने कितने बंगालियों को कत्ल किया है। कर्नल अजीज अहमद ने भी कमीशन के रूबरू ऐसी ही गवाही दी है। महमूदुर रहमान कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि शेख मुजीबुर रहमान ने दावा किया था कि पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया, मगर ये दावा दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले में कमीशन ने GHQ की जानिब से दिए गए 26,000 अफराद की आर्मी एक्शन में हलाकतों के आदादोशुमार को तस्लीम किया है। इन आदादोशुमार को मानने की वजह मुसद्दिका आदादोशुमार की अदम दस्तयाबी को करार दिया है। कमीशन ने जनरल न्याजी पर कई इल्जामात भी आयद किए हैं। कमीशन कहता है कि जनरल न्याजी भारत की जानिब से खुली जंग के इम्कान ही को खातिर में नहीं लाए और न ही इसकी तैयारी की, जबकि भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी और इनके वजीर मुसलसल जंग की धमकियां दे रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि GHQ की जानिब से इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद पर जनरल न्याजी को आगाह कर दिया गया था कि भारत मशरकी पाकिस्तान में मुदाखलत करने वाला है, मगर उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं की। कमीशन ने जनरल न्याजी में पेशा वाराना एहलियत का फुकदान करार देते हुए लिखा कि भारत की खुली जारियत के अंदेशे के बावजूद वो इस चक्कर में पड़े रहे कि बंगालियों को जमीन पर कब्जा न करने दिया जाए ताकि वो अलहदगी का ऐलान न कर सके। महमूदुर रहमान कमीशन ने जनरल न्याजी को कायदाना किरदार की अहलियत से आरी शख्स करार देते हुए इन्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराया है कि वो इस अस्करी हिकमत अमली पर अमल कराने में नाकाम रहे कि जब तक किसी मकाम पर 70% फौजी शहीद या जख्मी न हो जाएं, इस मकाम पर जमे रहना है और किसी कीमत पर अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है। कमीशन ने जनरल न्याजी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए कहा कि उन्होंने जंगबंदी पर गुफ्तगू के बावजूद हथियार डालने की तकरीब को अवामी बनाने की शर्त तस्लीम की, जबकि भारतीय और मुक्ति बाहिनी की मुश्तरका कमांड के सामने शर्मनाक तरीके से हथियार डाले गए। कमीशन ने इससे भी ज्यादा शर्मनाक जनरल न्याजी की इस हरकत को करार दिया कि वो हथियार डलवाने के लिए आने वाले भारतीय जनरल अरोड़ा के इस्तकबाल के लिए न सिर्फ खुद एयरपोर्ट पहुंचे बल्कि इसे गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ जनरल राव फरमान अली की तारीफ की है और उन्हें ज़हीन, नेकनियत और मुखलिस अफसर करार दिया। कमीशन की रिपोर्ट में एक बाब सरेंडर के नाम से है, जिसमें कमीशन ने अपना तजिया पेश किया है। इस बाब में कहा गया है कि शहादतों को देखने के बाद कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि जनरल न्याजी को हथियार डालने का हुक्म नहीं दिया गया था, मगर ईस्टर्न कमांड की जानिब से ये कहा गया था कि अगर जनरल न्याजी के ख्याल में सूरत हाल ऐसी हो कि हथियार डालने के सिवा कोई चारा न हो तो हथियार डाल सकते हैं। महमूदुर रहमान कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि अगर जनरल न्याजी ये समझते थे कि ढाका का दिफा किया जा सकता है तो वो हुक्म मानने से इनकार भी कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जनरल न्याजी के अपने अंदाजे के मुताबिक इनके पास ढाका के दिफा के लिए 26,400 फौजी मौजूद थे और वो 2 हफ्ते तक ढाका का दिफा कर सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन को ढाका के गिर्द नफरी इकट्ठा करने में 1 हफ्ता लग सकता था, जबकि 1 हफ्ता ही ढाका के गिर्द कायम हिफाजती अस्करी किले फतह करने में लग जाता और इस अरसे में इम्कान था कि बहुत सी चीजें तब्दील हो सकती थी। कमीशन मजीद लिखता है कि अगर इस दौरान जनरल न्याजी मारे भी जाते तो कौम इन्हें एक बहादुर और शहीद की हैसियत से याद रखती।
मगर हालात बताते हैं कि वो 7 दिसंबर 1971 के बाद ही हौसला हार चुके थे और जंग लड़ने की ख्वाहिश खो बैठे थे। महमूदुर रहमान कमीशन ने सिर्फ हालात और वाक़यात का तजिया ही नहीं किया बल्कि मुल्क टूटने के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात चलाने की भी सिफारिश की। कमीशन ने कहा कि जनरल याहिया, जनरल न्याजी, जनरल अब्दुल हमीद खान, जनरल पीरजादा, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन, मेजर जनरल उमर, मेजर जनरल मिठा पर खुली अदालत में मुकदमा चलना चाहिए कि उन्होंने अपने मकासद के लिए जनरल अयूब खान से इक़्तिदार छीना और 1970 के इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर धौंस, धमकी, तरगीब और रिश्वत के जरिए असर अंदाज होने की कोशिश की, जिसका मकसद खास किस्म के नताइज हासिल करना था। अगरचे के महमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे जनरलों के खिलाफ मुकदमात चलाने की सिफारिश की, मगर अफसोस कि किसी एक के खिलाफ मुकदमा चलाना तो दूर की बात, किसी के खिलाफ तहकीकात तक न हुई, बल्कि जब मुल्क टूटने के जिम्मेदार तो मरकजी किरदार जनरल याहिया और जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी का इंतकाल हुआ तो इन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में जो दीगर अहम सिफारिशात की गई, इनमें से कुछ ये थी। कमीशन सिफारिश करता है कि तमाम फौजी एहलकार अपने और अपने अहल खाना के असासों के गोशवारे जमा कराएं और अगर कभी किसी मरहले पर किसी अफसर के असासे इसकी जायज आमदनी से जायद पाए जाए तो इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। एक और सिफारिश में कहा गया है कि अखलाकी अक़दार पर किसी तरह का समझौता न किया जाए और किसी फौजी अफसर को तरक्की देते वक्त इसकी अहलियत के साथ साथ अखलाकियात पर इसके अमल को भी तरक्की का मयार बनाया जाए। सिफारिशात में से एक अहम सिफारिश ये थी कि फौजियों के निसाब में मजहब, जमहूरियत और सियासी इदारों की तकरीम के तसव्वुरात को भी जगह दी जाए। मुसल्लह अफवाज की तमाम तकरीबात में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। कमीशन ने सिफारिश की कि मुसल्लह अफवाज में जिनसी बेरारवी और करप्शन की मुख्तलिफ सूरतों का सद्देबाब किया जाए, लेकिन हमारे हुक्मरान तबकात की बेहिसी और मुल्की मफादात को अहमियत न देने की रविश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन सिफारिशात में से किसी एक पर भी अमल करने की कोशिश भी न की गई। ज़िया दौर में फौज और मुल्क के अंदर शराब पर पाबंदी का ऐलान किया गया, मगर ये भी ज़िया के दूसरे इक़दामात की तरह सिर्फ एक नुमाइशी कदम था, जिसका मकसद अवाम की हिमायत हासिल करके अपनी नाजायज हुकूमत को तूल देना था। जनरल दुरानी अपनी किताब स्पाई क्रॉनिकल्स में लिखते हैं कि फौज में शराब आज भी चल रही है। ये थे पाकिस्तान के अलमनाक तरीन दौर के वो शर्मनाक हक़ाइक़ जिन्हें आज तक न बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया और न ही मुल्क टूटने की गलतियों से कोई सबक सीखा गया, बल्कि शद्दोमद के साथ आज भी वही सब किया जा रहा है, जिसका नतीजा माजी में मुल्क के दो टुकड़े होने की सूरत में निकल चुका है। नाज़रीन किराम, ऐसी ही मज़ीद तारीखी वीडियोस देखने के लिए खबरी 72 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।